अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ना है स्टोक्स लॉ क्या होता है, ड्रैग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में फॉल कराया जाए, ड्रॉप किया जाए, तो कैसे कुछ टाइम तक वो एक्सेलरेटेड मैनर में मूव करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और फिर फाइनली वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना शुरू करता है जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की सही इक्वेशन क्या है, उसका सही फॉर्मूला क्या है। सर सही फॉर्मूले से क्या मुराद है? क्या हम गलत फॉर्मूला पढ़ते हैं? बच्चे कह सकते हैं कि आप इनकम्प्लीट या गलत फॉर्मूला पढ़ते हो। जैसे मिसाल से आपको बात समझाता हूं। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप अपनी बोर्ड की किताब खोल के देखना जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर स्टोक्स लॉ के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो ये वाला है, ये लिखा हुआ है 2/9 g r² रो ईटा अपॉन में आ रहा है। अब आप यहां पे वीडियो को पॉज करो और गूगल पे जाके टाइप करो टर्मिनल वेलोसिटी यूजिंग स्टोक्स लॉ, तो आपको जो फॉर्मूला नजर आएगा वो ये वाला है 2/9 g r² अपॉन ईटा, ब्रैकेट में आ रहा है रो माइनस सिग्मा, यहां सिर्फ रो लिखा हुआ है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एक केस में एप्लीकेबल है, अगर सिग्मा 0 हो जाए। सर वो तो हमें भी देख के नजर आ रहा था, मतलब पूरी कहानी आपको ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पता चलेगी, अभी नहीं पता चलेगी। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो कहीं भी लग सकता है। अब बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है सर हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? भैया फर्क ये पड़ता है बोर्ड लेवल पे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन जब आप किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देने बैठोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो जनरल फॉर्मूले से हल हो रहे होंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से हल नहीं हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आज का जो हमारे टारगेट क्वेश्चन होंगे दो, वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। एक सवाल नस 2023 में आया हुआ है, बिल्कुल इससे इस साल से पिछले वाले साल में 2024 में लेक्चर शूट हो रहे हैं, 2023 में आया ये सवाल जो आपको नजर आ रहा है। देखो आप अगला क्वेश्चन आगा खान 2011 में आया है, आज से तकरीबन 13 साल पहले 2011 का क्वेश्चन है। अगर आपको ये जर्नल फॉर्मूला और जो मैं बीच में कहानी पढ़ाऊंगा नहीं पता तो आप ये 2011 में आया हुआ आगा खान का क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। 2023 में जो नस का क्वेश्चन आया है वो फिर भी हल हो जाएगा, बस आपको वर्डिंग समझ में नहीं आएगी कि एग्जामिनर ने जो लिखा है ये लिखा क्यों है। सवाल हल हो जाएगा इस फॉर्मूले से, लेकिन कहानी समझ में नहीं आएगी। तो सही कॉन्सेप्ट का फील लेते हुए चलेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी का जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर के भी नोट्स बनाकर मैंने अपलोड कर दिए, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें होमवर्क क्वेश्चंस भी होंगे, वो लाजमी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलो भैया, देखो भैया सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो फ्लूइड क्या होता है। हर वो चीज जो बहे, जो फ्लो करे, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। जैसे लिक्विड है, गैस है, ये फ्लो करती हैं, बहती हैं। ये मार्कर है, ये फ्लो नहीं करता, मैं यहां रखूंगा यहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब कोई फ्लूइड बहता है ना तो उसके बहने के आप दो तरह के पैटर्न डिफाइन कर सकते हो। एक वो जो आसानी से बहेगा, एक वो जो आसानी से नहीं बहेगा। जैसे आपके पास एक गिलास में मान लो शहद है, हनी है, एक गिलास में पानी है, वाटर है। आपने दोनों को ऐसे उलट दिया जमीन पर, शहद बहुत मर मर के आगे जाएगा, पानी जो है वो तेजी से आगे जाएगा। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन। जब शहद के केस में लेयर के ऊपर लेयर स्लाइड करती हुई जा रही है तो वहां पे फ्रिक्शन डोमिनेंट है, तगड़ी है। वो लेयर को आराम से स्लाइड होने नहीं दे रहे, उन्हें खींच रहे हैं, डिसेलेरेट कर रहे हैं उनका मोशन। पानी के केस में विस्कोसिटी कम है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम है, आराम से फ्लो करता हुआ जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे देखो हमारे पास जो कोई भी लिक्विड फ्लो करता है ना मेरा बेटा, वो कैसे फ्लो करता है? लेयर के ऊपर लेयर स्लाइड करती हुई जाती है। मान लो आपके पास ये एक लेयर है, आगे जा रही है v मीटर पर सेकेंड से, कोई भी वेलोसिटी v हो सकती है, और नीचे वाली लेयर रेस्ट में है। ऊपर वाली लेयर जा क्यों रही है? मान लो यहां पे कोई एक बॉडी मौजूद थी,
इस पानी के ऊपर, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और बॉडी को घसीटा। जब आप बॉडी को घसीटोगे, बॉडी आगे जाएगी, तो जो नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के साथ चिपक के कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे, और उसी वेलोसिटी से जाएंगे जिस वेलोसिटी से बॉडी आगे जा रही है। अब देखो, ये जो नीचे वाली लेयर है, इसको दिख रहा है कि ऊपर वाली लेयर कहाँ जा रही है? आगे जा रही है। ये बोलेगी भाई हम तुम्हारा रिलेटिव मोशन मिनिमाइज करते हैं, हम विस्कोसिटी अप्लाई करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने के लिए पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगी। ऊपर वाली लेयर बोलेगी तू भी मेरे साथ चल ले भाई, तो वो नीचे वाली लेयर पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। पॉइंट समझना गौर से, इसके ऊपर मैंने पिछला पूरा लेक्चर किया है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट को फील करते जाओ ताकि सारी डेरिवेशन समझ में आ जाए। देखो बच्चे, रिलेटिव मोशन दो तरह से मिनिमाइज हो सकता है। अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है और ये रुका हुआ है, नीचे वाली लेयर के ऊपर फोर्स लगाने पे ये भी रुक जाए, अभी इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। या ऊपर वाला आगे जा रहा है v मीटर पर सेकंड से, ऊपर वाला नीचे वाले पे आगे की तरफ फोर्स लगाए और नीचे वाला भी आगे जाना शुरू हो जाए v मीटर पर सेकंड से, अब भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो होता क्या है, फ्लूइड के अंदर जब लेयर के ऊपर लेयर स्लाइड करती हुई जाती है तो सारी लेयर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं ताकि रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज किया जाए, रिलेटिव मोशन को तोड़ा जाए, रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय किया जाए। ये जो फोर्सेस लगती हैं इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्सेस, एंड द फिनोमिना इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी। सेट है? अच्छा, अब मान लो मेरे बच्चे, हमारे पास यहां पे कोई एक बीकर है, ये मान लो मेरा बेटा कोई एक मेरे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर मेरे पास कोई एक विस्कस फ्लूइड मौजूद है। क्या मौजूद है भाई? एक विस्कस लिक्विड मौजूद है, शहद मौजूद है मान लो, या ग्लिसरीन मौजूद है, कोई भी ऐसा फ्लूइड मौजूद है जिसकी अच्छी विस्कोसिटी है, ठीक है, वो यहां पे मौजूद है मेरे पास। अच्छा भैया, अब क्या होता है? अब बच्चे मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक स्फेयर ड्रॉप कर देता हूं। स्फेयर क्या है? कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैं इसमें ड्रॉप कर देता हूं, मान लो मेटल का है, किसी भी चीज का, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया मैंने। अब बच्चे मुझे पता है जैसे ही मैं इसे ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप करने का मतलब तो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, जेंटली रिलीज करूंगा, ये अपने वेट की वजह से भाई साहब कहां जाएगा? नीचे जाएगा। सर क्या सिर्फ वेट लगेगी? नहीं मेरे बच्चे, और भी फोर्सेस है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अपने वेट की वजह से कहां जाएगा? नीचे जाएगा। जरा इमेजिन करो हो क्या रहा है। जैसे ही आपने स्फेयर को ड्रॉप किया तो स्फेयर भैया अपने वेट की वजह से लिक्विड में कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। तो भैया ये मान लो स्फेयर नीचे जा रहा है, इसके अगल बगल में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, विस्कस लिक्विड के मॉलिक्यूल, ये स्फीयर के साथ चिपकेंगे एडहेजन की वजह से, एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, और स्फीयर के साथ क्या होंगे? नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अब इनके जो पड़ोस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको लगेगा भाई ये रिलेटिव मोशन डेवलप कर रहा है, तो वो जो पड़ोस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फीयर पे रिटार्डेड फोर्स लगानी शुरू करेंगे ताकि उसका मोशन डिसेलरेट किया जाए। कॉन्सेप्ट को फील करना हो क्या रहा है। जैसे ही आपने स्फीयर को ड्रॉप किया, स्फीयर के साथ कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल चिपक गए, जिस रफ्तार से स्फीयर भैया नीचे जा रहे हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल भी नीचे जा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के जो मॉलिक्यूल हैं वो बोल रहे हैं रिलेटिव मोशन डेवलप हो रहा है विस्कोसिटी की वजह से, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से। इनका मोशन मिनिमाइज करने के लिए, ताकि वो नीचे ना जाए, इनका मोशन डिसेलरेट करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू करेंगे। इसको हम पूरे लेक्चर में कहेंगे ड्रैग फोर्स। ये नीचे क्यों जा रहा है? वेट की वजह से। और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगना शुरू होगी इसे आप क्या कहोगे? ड्रैग फोर्स कहोगे। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? क्या ड्रैग फोर्स हमेशा ऊपर लगेगी? कोई लाजमी नहीं है। अगर स्फीयर या ये ऑब्जेक्ट किसी वजह से ऊपर आ रहा होता तो इसके साथ अगल बगल के मॉलिक्यूल चिपक कर ऊपर आ रहे होते, तो जो बाकी के मॉलिक्यूल थे वो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाते ताकि इसका मोशन रिटार्ड किया जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो गुड हो गया। ये होती है भैया ड्रैग फोर्स। इस ड्रैग फोर्स के ऊपर आपके पास स्टोक्स साहब ने काम किया था, जिसका लॉ बोल रहा हूं, लॉ है हमारे पास स्टोक्स लॉ। ठीक है भैया, आज की क्लास में हमने यही पढ़ना है, इस ड्रैग फोर्स को पढ़ना है और स्टोक्स के लॉ को पढ़ना है। इस पे आते हैं, अभी वापस आते हैं। ठीक है, चलो कुछ चीज़ जरा एक और पढ़ लेते हैं पहले जरा। अच्छा, अब मान लो मेरा बेटा यहां पे मेरे पास एक कोई फ्लूइड है, कोई एक लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, पानी हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी फ्लूइड चलेगा। अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर इमर्स करता हूं, डुबा देता हूं,
तो हमें ये बात पता है जो फ्लूइड होता है वो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप इमर्स करोगे इसके ऊपर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट, बॉयोएंसी। इसे आप अपथ्रस्ट भी कहते हो या इसे आप बॉयंसी भी कहते हो या इसे आप बॉयंट फोर्स भी कहते हो। बॉयंट फोर्स भी बच्चे इसी को कहते हैं। आप में से जितने लोगों ने पीछे फ्लूइड स्टैटिक्स का लेक्चर पढ़ा हुआ है उनको तो क्लियर होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भैया बॉयंट फोर्स नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, मान लिया। सबमरीन का तो सुना है, सबमरीन कहां होती है? पानी के अंदर। बेटा कभी बाहर तो आती होगी, बाहर कैसे आएगी? खुद सोचो, थोड़ी देर के लिए जरा इमेजिन करो। सबमरीन को किसी तरह से वो ऊपर की तरफ लेकर आना शुरू हो गए। आ नहीं सकती वैसे अगर आप अपथ्रस्ट को गायब कर दोगे। मान लो किसी तरह से वो समंदर के अंदर से सबमरीन को ऊपर लाना शुरू हो गए। अभी वेट कहां लग रहा है? नीचे। ड्रैग फोर्स कहां लग रही है? नीचे। तो भाई सबमरीन ऊपर आ कैसे रही है? तो अपथ्रस्ट होता है जो कहां लग रहा होता है? ऊपर की तरफ। और आसान ले लो मिसाल, आपने समंदर के जहाज को समंदर में तैरते हुए देखा है? तो भाई क्या ताकत है जो उसके वेट को बैलेंस कर रही है? भाई उसके अंदर इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें वो सामान होते हैं जो आप मंगवा रहे होते हो डिफरेंट जगहों से। तो उनका वेट कहां कर रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन वो पानी में डूब तो नहीं रहा, वो तो मजे से तैर रहा है। और तैर तभी सकता है जब नीचे वाली फोर्स को कोई ऊपर वाली फोर्स कैंसिल कर रही हो, तो वो अपथ्रस्ट है। और आसान मिसाल ले लो, एक बाल्टी में पानी भरो, उसमें कोई प्लास्टिक का डब्बा लेके जाओ और बिल्कुल ताकत से उसके बॉटम पे लगा दो। जैसे ही छोड़ोगे वो छपाक करके कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब ये छपाक करके ऊपर क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रही है? बॉयंट फोर्स लग रही है, दैट इज द अपथ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में इमर्स करोगे, सबमर्ज करोगे, तो इस पर अपथ्रस्ट लगेगी, इसको बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। ये जो अपथ्रस्ट लगता है ये बराबर होता है वी रो जी के बराबर। अच्छा बच्चे, हर चीज की ना डेरिवेशन है, यहां पे नहीं कराई हुई, फ्लूइड स्टैटिक्स में सब कराया हुआ है। वी रो जी के बराबर है। अभी वी क्या है? देखो भैया समझना जरा, यहां पे वी को आप कहते हो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। गौर से सुनना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, या इसी को मेरा बेटा हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। सर इस जुमले का क्या मतलब है, हमें बात समझाएं। कभी हम इसको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स कह रहे होंगे, वीएस, वीबी भी कह देंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कभी इसको वीएफ कह रहे होंगे, एक ही बात है। देखो मैं भी कहां पर हूं? सर आप कमरे में हैं। बच्चे यहां पे एयर है ना हर जगह पे? बिल्कुल है। अभी मान लो मेरा वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। समझना जरा मिसाल से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, जिस जगह पे, ये जो मैं पूरा का पूरा जिस जगह पे खड़ा हूं, इस जगह पे तो एयर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे। अरे भैया मेरे आगे होंगे, ऊपर होंगे, सीधे हाथ पे होंगे। ये जहां ये जो पूरा वॉल्यूम है इसके अंदर जितने हिस्से में ये मेरा हाथ ऑक्यूपाई हुआ है, ये मेरे हाथ का वॉल्यूम जिस जगह पे, यहां पे तो यकीनन एयर नहीं है ना, मेरे अंदर थोड़ी एयर घुस गई है। एयर जब मैंने हाथ यहां रखा तो एयर यहां पे मौजूद है इसके दाएं बाएं। जब मैं हाथ को यहां लेके जा रहा हूं तो यहां पे जो एयर थी वो आगे पीछे हो गई। तो ये है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। मान लो आपके पास एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, आप कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिबोते हो, तो भैया जब ऑब्जेक्ट डिबोगे तो ऑब्जेक्ट को वहां अकोमोडेट करने के लिए वहां का जो फ्लूइड है वो आगे पीछे मार्केट से शार्ट होगा। तो वो जो आगे पीछे मार्केट से शार्ट होगा उसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वो ये चीज है। रो क्या है भाई साहब? रो आपके पास है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। किसकी डेंसिटी है भाई लोग? ये फ्लूइड की डेंसिटी। अब थ्रस्ट कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है, तो फ्लूइड की डेंसिटी है। जी क्या है? जी अपनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के चल रहे होंगे आसानी से। ठीक है भैया, समझ आती है बात की? चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब ये मेरा बेटा हमारे पास कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमने पढ़ ली। अब देखो हमारे पास हमें ये बात पता चल गई, जब कभी भी किसी विस्कस लिक्विड के अंदर कोई आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो मेरे बच्चे उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, तो विलियम स्टोक्स साहब ने इस ड्रैग फोर्स को स्टडी किया और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस नोट करी। अब हम स्टोक्स लॉ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो जनाब 1850-1851 के अंदर इन्होंने इस चीज को स्टडी किया और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा, मान लो बच्चे ये कोई स्फीयर है जिसको आपने ड्रॉप किया है और ये भाई साहब कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये नीचे, ये इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो मैंने शो किया है। कहां जा रहे हैं? ये नीचे जा रहे हैं। अब हमें ये बात पता है कि जनाब इनके ऊपर क्या लग रहा है? एक ड्रैग फोर्स लग रही है। ये आ गए यहां पे हमारे पास, ये ड्रैग फोर्स लग रही है, FD ड्रैग फोर्स। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये जो ड्रैग फोर्स लग रही है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी कि भैया ये जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीन चीजों के, ईटा,
आर वी। गौर से सुनना, ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भैया ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है? पास्कल सेकंड में, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। जितना ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा, जितनी ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होगी, जितनी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। समझ में भी आती है? आर रेडियस, साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, साइज जितना बड़ा होगा, ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा लग रही होगी। वी, जिस रफ्तार से मूव कर रहा है उसके ऊपर भी ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी। अपने बात नोट कर लेना, यहां पे कॉपी में नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ड्रैग फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। डिपेंड किस पे कर रहा है? वी पे। अगर वी जीरो है तो ड्रैग फोर्स जीरो है। जैसे जैसे वी बढ़ता जाएगा ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। वी मैक्सिमम तो ड्रैग फोर्स भी मैक्सिमम। पॉइंट समझ में आ गया? जहन में रखेंगे, ठीक है। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं भाई साहब, तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है मेरा बेटा हमारे पास 6 पाई। ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है स्टोक्स साहब ने, जहन में रखिएगा। और यहां पे आता है ईटा आर वी। अब यहां पे एक और मसला आ गया, स्टोक्स साहब को आया, हमें नहीं आया। मसला ये आया कि सर ये जो फोर्स है ये तो पता चल गया कि ये डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस पे और इस पे, लेकिन सर किस पावर पे डिपेंड कर रही है? सर पावर क्या है? पावर तो आपने बताया ही नहीं। क्या पावर 1 पे डिपेंड कर रही है? मसला समझना, जरा बात की गहराई को समझना। देखो, जैसे मेरा बेटा हमारे पास हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि ये वाला फैक्टर खत्म हो गया। अब अगर मैं इसके डिस्टेंस की एक्सप्रेशन देखूंगा तो दैट इज S इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि बच्चे S डिपेंडेंट है टी स्क्वायर के ऊपर। S किस पे डिपेंडेंट है भाई लोग? टी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। S के ऊपर पावर 1, टी पे पावर 2, स्क्वायर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन नहीं है पावर 1 वाला। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप ओम्स लॉ को देखते हो, V इक्वल्स आई आर, वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है ओमिक कंडक्टर्स के लिए, वो कैसा है? डायरेक्ट और लीनियर है, पावर 1 है। मसला समझ आ रहा है? अब सर ये फोर्स ईटा आर वी पे डिपेंड तो कर रहा है, पावर क्या है? स्क्वायर है, 1 है, 3 है, 1/3 है, क्या है? अब इस काम के लिए हम यूज करेंगे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। सिर्फ बलूचिस्तान बोर्ड में इसकी डेरिवेशन पूरी दी हुई है, बाकियों के लिए मैं यहां पे ड्राइव करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब बच्चे हम ये जो काम करने लगे ये हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। मैंने ये काम आपको चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी करना सिखाया हुआ है कि क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है। एफ की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? MLT-2, 6 पाई आ गया एज इट इज। इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी ना भाई, क्योंकि न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1। ईटा की डायमेंशन लिखनी है। ईटा क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इससे बिल्कुल पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये सब ड्राइव करना भी सिखाया है, तो आप देख सकते हो लेक्चर 1 में ये सब हुआ है, और पास पेपर के क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड। तो भाई साहब न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। सेकंड की डायमेंशन क्या हो गई? T अपॉन में मीटर स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो गई? L स्क्वायर। एक L से एक L मर गया, तो L-1 ये वाला ऊपर गया, -2 + 1 क्या हो गया? -1। तो भाई साहब ये हमारे पास आ गई ईटा की डायमेंशन, ML-1 T-1 पावर A। R क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब मीटर, मीटर मतलब लेंथ, पावर में आ गया B। V क्या है? वेलोसिटी। सर क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी है? कोई लाज़मी नहीं है। जिस वक्त स्फीयर की जो वेलोसिटी होगी उस वक्त वो ड्रैग फोर्स निकल के आ जाएगी। जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त ड्रैग फोर्स क्या लग रही है? वो निकल के आ जाएगी। भाई जब आपने ड्रॉप किया, अभी मान लो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इस वक्त क्या ड्रैग फोर्स निकल रही है? वो 1 रख के आएगी। कुछ टाइम बाद वेलोसिटी बढ़ के 2 हो गई, तो आपने 2 पुट करा इस एक्सप्रेशन में, तो आपको मिल जाएगा भाई जब 2 मीटर पर सेकेंड है तो ड्रैग फोर्स क्या लग रही है। बट समझ में आ गया? तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है या डायमेंशन क्या है? LT इनवर्स, और पावर में आ गया C। हम निकाल क्या रहे हैं कि भाई साहब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर जो अपनी ड्रैग फोर्स है ये इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही है, क्या रिलेशन है, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया भाई M⁻1 L⁻1 T⁻-2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो जनाब M⁻A L⁻-A T⁻-A, मल्टीप्लीकेशन में आ गया L⁻B, आ गया L⁻C T⁻-C। सही हो गया भाई साहब। अब सारी पावर्स एक तरफ कर लो, M⁻A, M की और कोई पावर नहीं है, वेरी गुड। ये हो गया L⁻A, L⁻B और L⁻C।
तो भाई साहब बी और सी, भाई बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया जनाब टी पावर माइनस ए, और यहां पे आ गया टी पावर माइनस सी, ये हो गया जनाब m पावर 1 l पावर 1 t पावर माइनस 2। अगर मैं इक्वेट करता हूं m पावर 1 और यहां पे क्या है m पावर a, तो भाई साहब a इक्वल्स 1, a की पावर तो सीधा आ गई 1। अच्छा अब जरा यहां t को देखना, t पावर माइनस 2 t पावर माइनस a माइनस सी, तो माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस a माइनस सी, भैया माइनस 2 यहां पे है, यहां क्या आ रहा है माइनस a माइनस सी, तो माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस a, a कितना है भाई 1 है, माइनस सी आ गया, इसको यहां ले आएंगे तो माइनस 2 प्लस 1 विल बी प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस सी विच मीन सी विल बी इक्वल टू 1, सी भी आ गया ए भी आ गया। ठीक है, अब क्या रह गया बी रह गया, एल को कंपेयर कर लो अब जरा, एल की पावर क्या है यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है देखो समझना 1 विल बी इक्वल टू ये क्या है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दिख रहा भी है या नहीं दिख रहा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सही है। देखो 1 विल बी इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आया है 1 आया है, ठीक है 1 आ गया, और बी का वैल्यू तो आपको मालूम करना है, सी का वैल्यू क्या आया भाई लोग 1 आया है, माइनस 1 से प्लस 1 मर गया, बी का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि आपके पास इसकी पावर भी 1 आ गई, इसकी पावर भी 1 आ गई, इसकी पावर भी क्या आ गई 1 आ गई, ये ऐसे निकाला है हमने, एफ इक्वल्स 6 पाई ईटा आर वी, पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि आप अपने पास क्या नोट करोगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसके अंदर दो बातें नोट करना, एक कि ड्रैग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, किस पे डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बढ़ेगा। मैक्सिमम ड्रैग फोर्स कब होगी जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। आर क्या है रेडियस, रेडियस बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स क्या होगी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, निकाला हमने ऐसे था, सही हो गया। अब ये हम कैलकुलेट, और ड्रैग फोर्स हमेशा ऊपर नहीं लगेगी, ड्रैग फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगी जहां ऑब्जेक्ट का मोशन रिटार्ड किया जा सके। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ड्रैग फोर्स नीचे लगेगी, ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है तो ड्रैग फोर्स पीछे लगेगी, ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है तो ड्रैग फोर्स वहां लगेगी। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चे, हम लोग फाइनली हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने के काबिल हो गए। ठीक है, चलो इमेजिन कर लो कि ये मेरा बेटा हमारे पास कोई एक बड़ा सा लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है ना यहाँ पे कोई विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है, ये कोई विस्कस फ्लूइड है हमारे पास, और जनाब ये कोई ऐसा विस्कस फ्लूइड है जिसकी मेरे बच्चे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज ईटा। सही है भाई साहब। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर यहां पे एक अदद स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब है स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है 0। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, मान लो ये पानी होता, अगर कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, तो भैया एक तो इसके ऊपर लग रहा है इसका वेट W विच इज mg के इक्विवेलेंट, ऐसे ही। और क्या है, एक इसके ऊपर लग रहा है इसका अप थ्रस्ट। सर अप थ्रस्ट भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किसी भी चीज को फ्लूइड में डुबोगे तो उस पर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट लगेगा। और अप थ्रस्ट का फॉर्मूला अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो V रो G के बराबर था। पॉइंट समझ में आ रहा है। और V क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। कितना सॉलिड इमर्स किया, अगर पूरा सॉलिड इमर्स कर दिया तो भाई वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पूरा ही आ जाएगा। ये पॉइंट भी समझ लेना जरा यहीं पर ही। देखो अगर एक बॉडी है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर का ओवरऑल वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है। गौर से सुनना, 4 मीटर क्यूब है। मैंने सिर्फ इसको 1/4 डुबोया, 1 मीटर क्यूब डुबोया, तो यहां पे 1 आएगा सिर्फ। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है अंदर। मैंने 2 मीटर क्यूब डुबो दिया तो यहां 2 आएगा। अगर इस पे अब थ्रस्ट निकालूंगा, मैक्सिमम कब आएगा, जब पूरे को डुबो दूंगा। तो अभी तो मैंने पूरा ही डुबोया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब थ्रस्ट मैक्सिमम होगा जितना भी लगना होगा यहाँ पे। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जब मेरा बेटा, गौर से सुनना, समझते हैं जरा बात को। ठीक है, कहानी को जरा समझते हैं। मान लो जो वेट है, वेट इसका है 20 न्यूटन। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिए समझने के लिए। और जो अपथरस इसके ऊपर लग रहा है वो मान लेते हैं हमारे पास कितना है, 5 न्यूटन। अभी मैंने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है, मैं इस स्फीयर को फ्लूइड के अंदर लेकर आया, होल्ड किया हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है मैंने। जब छोड़ा नहीं है इसका मतलब अभी भाई की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अभी इसके ऊपर ड्रैग फोर्स नहीं लग रही। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये नीचे जाना शुरू होगा। जैसे ही नीचे जाना शुरू होगा इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स आना शुरू हो जाएगी, वही ड्रैग फोर्स जिसका अभी हमने फॉर्मूला निकाला था 6 पाई ईटा आर वी।
जब तक छोड़ा बनेंगे ड्रैग फोर्स जीरो हो गई। अच्छा, अब बच्चे आप नोट करो, आपका जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है भाई साहब कि आपके पास जो फोर्स है अनबैलेंस फोर्स, वो बेसिकली क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होता है जो अनबैलेंस फोर्स का होता है। अब देखना समझना बच्चे, जब मैं इस स्फीयर को छोड़ूंगा तो इसके ऊपर कितनी अनबैलेंस फोर्स है, क्या मैं कह सकता हूं 20 - 5 15 न्यूटन की अनबैलेंस फोर्स है, हाँ या ना? अरे भैया इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये अनबैलेंस फोर्स है। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये बात मान के चल रहे हैं कि W इज ग्रेटर देन U, तभी तो नीचे आएगा, वरना वो नीचे क्यों आएगा भैया? अगर U ज्यादा होगा और W कम होगा तो ये ऊपर जाएगा और फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा। तो हमने तो इसको नीचे लेके आना है, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़नी है। तो ये बात तो बाय डिफॉल्ट है कि वेट ज्यादा है और अब थ्रस्ट कैसा है, कम है। तो मैंने अजम्पशन ले ली, ये 20 न्यूटन है, ये कितना है, 5 न्यूटन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स कितनी लग रही है, तो भाई अनबैलेंस फोर्स होगी W - U। और ये कहां पे एक्ट कर रही है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और मेरी मिसाल के हिसाब से अभी इस पे अनबैलेंस फोर्स कितनी है, 15 न्यूटन की। और मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मेरी एग्जांपल में इस ऑब्जेक्ट का भाई लोग जो मास है ये 1 किलोग्राम है। कितना मास है, 1 किलोग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूटन के सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे F = ma। अब मुझे बताओ इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। अरे भैया अगर इसका मास 1 किलोग्राम है, ये अनबैलेंस फोर्स लग रही है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कितना एक्सेलरेशन होगा, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई F पता 15, M पता 1, ये रहा, तो A निकाल लिया। अब सुनो गौर से, हुआ क्या, जैसे ही मैंने भाई साहब इसको छोड़ा यहां से, इसके ऊपर 15 न्यूटन की अनबैलेंस फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है, कहां पे, डाउनवर्ड। तो ये एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी का बढ़ना। तो अगर मान लो मैंने इसे 1 सेकंड गिरने दिया, गौर से सुनना, कितने सेकंड गिरने दिया, 1 सेकंड गिरने दिया, तो भैया 1 सेकंड बाद अभी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इस लम्हे 0 थी। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या मैं कह सकता हूं 15 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। अरे भैया एक्सेलरेशन कितना है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। अब जब आप 1 सेकंड बाद देखोगे तो अब ड्रैग फोर्स 0 नहीं होगी। इस वाले केस में जब वेलोसिटी 0 थी तो ड्रैग फोर्स भी क्या थी आपके पास, 0। लेकिन 1 सेकंड बाद जब मान लो थोड़ा गिरते गिरते नीचे आ गया, अब ड्रैग फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, 0 से कुछ बढ़ जाएगी, नॉन जीरो। क्यों, वेलोसिटी नॉन जीरो हो गई। एंड F = 6 pi eta RV, डिपेंडेंट है किस पे, V पे। यही तो लिखवाया था कि आपके पास जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब मान लो आपके पास यहां पे ड्रैग फोर्स बढ़ करके हो गई 6 न्यूटन। समझाने के लिए सारी एग्जांपल्स दे रहा हूं। ड्रैग फोर्स कितनी हो गई, मान लिया अभी हमने 6 न्यूटन। अब ये स्फीयर यहां नहीं है, कुछ नीचे आ चुका है, ये बढ़ के कितनी हो गई, 6 न्यूटन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स कितनी लग रही है, अब दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। अनबैलेंस फोर्स कैसे निकालोगे भाई, जितनी ऊपर वाली फोर्सेज हैं उसमें से माइनस कर दे जितनी नीचे वाली फोर्सेज हैं, या जो नीचे वाली है उसमें से माइनस कर दो जितनी ऊपर वाली है। नीचे कितनी है, 20 न्यूटन, ऊपर कितनी है, 6 और 5, तो 6 + 5 माइनस कर दिया। तो भैया देखना जरा, 20 - 6 + 5 कितना होता है, 11। तो क्या बच रहा है, 9 न्यूटन। कहां पे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट अभी भी डोमिनेंट है, ड्रैग फोर्स और अप थ्रस्ट मिलके वेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, बट वेट भैया अभी भी क्या है, डोमिनेंट है। तो भाई साहब अभी भी वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, अभी भी नीचे आ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे जरा इसकी एक्सेलरेशन बताना, सर फॉर्मूला क्या है, F/m। और F कौन सा आता है, अनबैलेंस फोर्स। अभी अनबैलेंस फोर्स कितनी है, 9, और मेरी मिसाल के हिसाब से इसका मास है 1। तो अब एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा। अब अगर मैं एक और सेकंड बाद की बात करूं तो भैया जब एक्सेलरेशन है इसके पास तो इसका मतलब वेलोसिटी फिर बढ़ेगी। अब की बार वेलोसिटी 1 सेकंड बाद कितनी होगी इसकी, और से देखना, यहां पे थी 15 मीटर पर सेकंड, क्या मैं कह सकता हूं अब वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 1 सेकंड बाद 24 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना भाई, 15 में 9 का इजाफा हो गया। जब वेलोसिटी बढ़ गई तो ड्रैग फोर्स मजीद क्या होगी, बढ़ जाएगी। ड्रैग फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लेते हैं अब आपके पास जो ड्रैग फोर्स थी वो बढ़ करके हो गई हमारे पास 12 न्यूटन। ड्रैग फोर्स कितनी हो गई, 12 न्यूटन। ये मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो आपके पास अब ड्रैग फोर्स कितनी हो गई भाई साहब, 12 न्यूटन हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ गई, 12 न्यूटन हो गई। अच्छा,
अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स कितनी लग रही है, अभी एक और सेकंड गुजर गया, अब बताओ वेट कितना था 20, ऊपर वाली फोर्सेस 12 और ये 5, कुल मिला के हो गई 17 न्यूटन, यानी कि अब सिर्फ 3 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। अगर आपसे पूछो एक्सेलरेशन बताओ तो आप बोलोगे 3 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? एक और सेकंड गुजरा, अब एक और सेकंड गुजरा, आपके पास चौथे सेकंड के बाद मान लो वेलोसिटी हो गई 24 तो थी पहले, एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड का इजाफा आएगा, तो भाई एक सेकंड के बाद ये हो गई 27 मीटर पर सेकंड। और आपके पास जो ड्रैग फोर्स थी ये भी मान लो भैया बढ़ करके कितनी हो गई 15 न्यूटन हो गई। अब आप नोट करो ये भी कितनी हो गई हमारे पास 15 न्यूटन हो गई। बच्चे गौर से सुनना अभी 15 न्यूटन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ अनबैलेंस फोर्स कितनी है, तो भाई आप बोलोगे डाउनवर्ड फोर्स है 20 न्यूटन जो कि वेट है, अब थ्रस्ट लग रहा है 5 न्यूटन, ड्रैग फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, तो हो गई भाई साहब। तो 20 माइनस 20 कितना आ रहा है ये 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। हुआ क्या अगर मैं पूरी कहानी को समराइज करूं और आप फिर से ये सब देखो, हुआ क्या जैसे ही आपने स्फीयर को ड्रॉप किया वेट कहां एक कर रहा है डाउनवर्ड, अब थ्रस्ट कहां लग रहा है अपवर्ड, अभी वेलोसिटी 0 है तो ड्रैग फोर्स 0 है, तो W माइनस U एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपका स्फीयर एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है नीचे। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि नीचे जाते जाते एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स कम हो रही है। अनबैलेंस फोर्स क्यों कम हो रही है? क्योंकि ऊपर की सिर्फ लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ती जा रही है। शुरू में ड्रैग फोर्स 0 थी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो गई, अभी ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, अनबैलेंस फोर्स कम हो रही है, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को काट रही है, बैलेंस कर रही है। पॉइंट समझना गौर से, वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे जाते हुए, एक्सेलरेशन कम हो रही है। ये बहुत सारे लोगों को यही चीज आपस में फंस जाती है, सब दोनों साथ बढ़ते हैं ना, कोई लाजमी नहीं है। वेलोसिटी का ताल्लुक है क्या फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है या नहीं, एक्सेलरेशन का ताल्लुक है फोर्स की सिम से। गौर से सुनना, वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जहां बॉडी जा रही है। बॉडी कहां जा रही है? नीचे। अनबैलेंस फोर्स कहां लग रही है? नीचे। W माइनस U नीचे लग रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन क्यों कम हो रही है? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। W माइनस U नीचे लग रही है, ड्रैग फोर्स ऊपर लग रही है, ड्रैग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो नीचे वाला और ऊपर वाला जब माइनस करेंगे तो अनबैलेंस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बॉडी जब ऊपर से नीचे आए एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है, और वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब आपका जो ड्रैग फोर्स है, गौर से सुनना, जब आपका जो ड्रैग फोर्स है ये W माइनस U को कंप्लीट बैलेंस कर लेगा। जब कंप्लीट बैलेंस कर लेगा तो सारा बॉडी रुक जाएगी? नहीं मेरा बेटा, बॉडी रुकेगी नहीं। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? अगर अनबैलेंस फोर्स 0 है तो बॉडी जो काम कर रही है वही करती रहेगी। बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही थी, गिरते गिरते अनबैलेंस फोर्स 0 हो गई, तो बॉडी उसी रफ्तार से गिरती रहेगी जहां पे जाके उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो 0 हुई थी। मिसाल समझना, मान लो आपने स्फीयर को ड्रॉप किया, स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी 0 थी, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी बढ़ी 15 हो गई, फिर बढ़ी 24 हो गई, फिर बढ़ी 27 हो गई। अभी जैसे ही वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकंड हुई, ड्रैग फोर्स इतनी हो गई कि उसने W माइनस U को बैलेंस कर दिया। अनबैलेंस फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, तो V 0 नहीं हो जाएगा, बॉडी 27 मीटर पर सेकंड से ही फॉल करेगी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरेगी। इसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। फिर सुनो भैया, फिर सुनो, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करो। हुआ क्या यहां पे? सही है, ये सारी तो मैंने एग्जांपल ली, क्या समझाया? आपके पास एक कोई बड़ा सा कॉलम है, उसके अंदर कोई विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है। आपने जैसे ही कोई स्फीयर ड्रॉप किया, ड्रॉप करने से पहले क्या सीन था? जब उसको डुबोया था तो वेट उसका डाउनवर्ड था, अब थ्रस्ट ऊपर था। हमने माना हुआ है वेट ज्यादा है अब थ्रस्ट कम है, वरना वो कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो वेट ज्यादा है अब थ्रस्ट कम है। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स कहां होगी? डाउनवर्ड, क्योंकि वेट ज्यादा अब थ्रस्ट कम। तो भैया एक W माइनस U अनबैलेंस फोर्स एक्ट करिए डाउनवर्ड। जैसे ही आपने छोड़ा, इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से एक ड्रैग फोर्स आ गई ऊपर की तरफ, क्योंकि मोशन रिटार्ड करना है। तो अब जो टोटल अनबैलेंस फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा है, वो क्या है? W माइनस U में से माइनस कर रहे हो आप किसको? ड्रैग फोर्स को। ये है बची हुई फोर्स जो इसे एक्सेलरेट कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ रही है,
एक्सेलरेशन कम हो रहा है। वेलोसिटी के बढ़ने से एक्सेलरेशन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि v बढ़ रहा है तो fd बढ़ रहा है, जो ऊपर वाली फोर्स बढ़ रही है तो वो नीचे वाली फोर्स को ज्यादा से ज्यादा काट रही है, कैंसिल कर रही है। कैंसिल कर रही है तो बचा हुआ कंपोनेंट थोड़ा रह रहा है, वो एक्सेलरेशन को कम कर रहा है, एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। ऊपर से नीचे आते हुए जो स्फीयर है उसकी वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है वो रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, वेलोसिटी मुसलसल क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और फाइनली जब सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी तो बॉडी विल स्टार्ट टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा? जीरो। बॉडी रुक नहीं जाएगी जब सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि जब मैं ये कह रहा हूं W बराबर है FD प्लस U के, या ये कह दो या आपका W माइनस यू बराबर है FD के, क्योंकि जो आपकी ड्रैग फोर्स है वो W माइनस यू को ही तो बैलेंस कर रही है। और क्या कर रही है? आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो W माइनस यू को ही तो बैलेंस कर रही है। जब इसको बैलेंस कर देगी तो बॉडी रुकेगी नहीं, न्यूटन का पहला लॉ। जब अनबैलेंस फोर्स जीरो हो गई तो बॉडी जो हरकत कर रही है, जो काम कर रही है वही करती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। अब जब ये जीरो हुई उस वक्त बॉडी मूव करती आ रही थी तो बॉडी उसी वेलोसिटी से विल कंटिन्यू टू फॉल डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ गया? उससे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सेट है? चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, समझो जरा, ये मान लो हमारे पास वो स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है किसी विस्कस फ्लूइड में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो भाई साहब इसका वेट कहां एक कर रहा था? डाउनवर्ड। अब थ्रस्ट इस पे कहां लग रहा था? अपवर्ड। साथ ही साथ ड्रैग फोर्स भी कहां लग रही थी? अपवर्ड। ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद मेरे बच्चे आपके पास अनबैलेंस फोर्स क्या हो गई? जीरो हो गई। अनबैलेंस फोर्स के जीरो होने का मतलब है जितनी ऊपर वाली फोर्सेज हैं उतनी नीचे वाली फोर्सेज हैं, यानी कि जो ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर हो गया? वेट के बराबर हो गया। और आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो गई? जीरो। और बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अगर मैं यहां पे FD की एक्सप्रेशन लिखूं तो FD विल बी इक्वल टू W माइनस यू। समझ में भी आती है बात की? अच्छा, FD को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 पाई ईटा RVT विल बी इक्वल टू mg माइनस का u। क्यों भाई? देखो FD का फॉर्मूला क्या था? 6 पाई ईटा RV। V वो वेलोसिटी है जिसके ऊपर आप ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करते हो। तो अभी जब हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो मेरा बेटा बॉडी ऊपर से नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही होगी। तो अब की बार जब मैं FD निकालूंगा, ड्रैग फोर्स निकालूंगा, तो V की जगह पे क्या लिख दूंगा? VT, क्योंकि अब तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई तो ड्रैग फोर्स भी मुझे वही वाली चाहिए। पॉइंट समझ में आया? ये एक्सप्रेशन मैं कब लगा सकता हूं? ये क्वेश्चन मैं कब लगा सकता हूं? जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। तो उस वक्त जब FD को ओपन करूंगा तो V की जगह पे क्या आ जाएगा? VT आ जाएगा। 6 पाई ईटा R VT। VT क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। और वेट को मैंने ओपन किया, वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। अच्छा, अब जरा यहां पे देखो बच्चे, ये वेट किसका है? सर स्फीयर का वेट है। अच्छा, अगर मैं स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला लिखूं, डेंसिटी का फॉर्मूला बराबर है mb डिवाइडेड बाय vb के, तो इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर बराबर है मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अगर मैं यहां से मास की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा रो b मल्टीप्लाई बाय vb। क्या ये बात समझ आती है? भाई ये यहां डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, गुड हो गया। अगर मैं यहां लाके इसको पुट करता हूं बच्चे तो ये बनता है 6 पाई ईटा RVT विल बी इक्वल टू रो b मल्टीप्लाई बाय VB मल्टीप्लाई बाय G माइनस का U। समझ आ गई? ये क्या है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी। कौन सी बॉडी? जिसको ड्रॉप किया था। ये क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम। इसको ऐसे लिख देते कानों वाला V बना के। ये क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम भाई, स्फीयर का वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं 6 पाई ईटा RVT विल बी इक्वल टू VB को मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई R क्यूब। G एज इट इज आ गया, यहां आ गया रो B। कोई मसला यहां तक? सर ये VB की जगह पे आपने 4/3 पाई R क्यों लिखा? क्योंकि मेरा बेटा यहां पे जिस चीज को आपने ड्रॉप किया है वो एक अदद क्या है? स्फीयर है। और जनाब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। समझ आ गई बात की? माइनस का अपथ्रस्ट, ये आ गया अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट का भी फॉर्मूला खोल लेते हैं जरा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V रो G के बराबर। जरा रिवाइज करो, रो क्या था? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि
अब थ्रस्ट कौन लगाता है? फ्लूइड लगाता है, तो ये आ जाएगा रो एफ विच इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये वी क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, ठीक है। तो इसको भी मैं वी बी कह सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कह सकता हूं। अरे भैया ये पूरा स्फीयर डूबा हुआ है, तो जब ये पूरा स्फीयर डूबेगा तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। अरे भैया जब मैं अगर पूरा पानी के अंदर जाऊंगा तो मेरी पानी में जगह बनाने के लिए कितना पानी आगे पीछे होगा? जितना मेरा वॉल्यूम है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा है, तो जितना मेरा वॉल्यूम है उतना ही पानी आगे पीछे होगा। तो ये आ गया। अगर मैं यहां इसको ओपन करता हूं, यहां लिखता हूं इसको, तो ये बन जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी, ब्रैकेट में आ जाएगा रो बी माइनस, अब थ्रस्ट की वैल्यू आ गई, रो एफ इंटू जी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करा सर ये आपने? बेटे जो वी लिखा हुआ था ना, गौर से देखना, यहां पे मैंने कहा जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस है और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है ये एक बराबर है, क्योंकि पूरा स्फीयर कहां पे है भाई साहब? पूरा स्फीयर आपके पास फ्लूइड के अंदर है, तो मैंने इसकी जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से आपको कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, वो कॉमन निकाल लीजिए भाई साहब। मुझे दिख रहा है 4/3 पाई आर क्यूब और जी, यही आ रहा है, देखो ये कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचता है? ब्रैकेट में बच रहा है रो बी माइनस का रो एफ, और यहां क्या आ रहा है? यहां आता है 6 पाई ईटा आर वी टी, जो मर रहा है उसे मार देंगे। देखो भैया पाई से पाई मर गया, एक आर से ये मर गया, 3 थे ना यहां पे, तो यहां 2 बच गए, सही है। ईटा से तो नहीं मर रहा, कुछ और नहीं। 2 के टेबल से कुछ कैंसिलेशन हो रही है? हो रही है सर। 2 2 जा 4 और 2 3 जा क्या हो गया? 6। गुड हो गया। अब देखो भैया Vt को यहां छोड़ दो, बाकी सबको वहां ले जाओ। ये 3 और ईटा मुझे नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा Vt विल बी इक्वल टू, गौर से देखना, ये क्या लिखा है? 2/3, ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2/9। भैया समझ आया? 3 वहां गया तो मल्टीप्लाई हो गया, साथ ईटा भी नीचे आ जाएगा। ऊपर आ रहा है GR², चेक करो, GR² और मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में आ रहा है रो बी माइनस का रो एफ, अपॉन में क्या आ गया मेरा बेटा? ईटा आ गया। पॉइंट समझ में आ गया? ये है एक्चुअल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी यूजिंग स्टोक्स लॉ। कहानी पूरी पढ़ ली, सब क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या स्पेशल केस था इसके अंदर। पहली बात तो भाई, आप किताब में अगर कभी इसको देखोगे किसी भी अच्छी किताब में, तो वो यहां पे इसको रो लिखता है, यहां इसे सिग्मा लिखता है, ठीक है। रो से मुराद है डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सिग्मा से मुराद क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये दो अलग चीजें हैं। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की क्या डेंसिटी है पर मीटर क्यूब पे क्या मास है, बॉडी की क्या डेंसिटी है पर मीटर क्यूब पे क्या मास है, ठीक है। मैं जो है इसको ऐसे याद रखता हूं, रो बी माइनस रो एफ, बी एफ से याद रखता हूं, बी एफ, पहले बी आ रहा है फिर एफ आ रहा है, ठीक है। तो बी एफ स्टैंड्स फॉर बेस्ट फ्रेंड, तो रो बी माइनस रो एफ, ठीक है। तो पहले बी आ रहा है फिर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास अगर इफ, गौर से सुनना, इफ अगर आपके पास सिग्मा बहुत छोटा है रो के मुकाबले में, या समझिएगा फ्लूइड की डेंसिटी बहुत कम है बॉडी की डेंसिटी के मुकाबले में, तो आप इसको 0 कर सकते हो, या वहां से अगर मैं उसके जुमले में कहूं तो आप क्या कर सकते हो? रो एफ को आप क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो। और जब इसको 0 कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Vt विल बी इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई बाय GR² रो बी, क्योंकि रो एफ को 0 कर दिया, अपॉन में आ जाएगा ईटा। ये आपकी किताब में लिखा हुआ फॉर्मूला है और वो ऊपर वाला एक्चुअल फॉर्मूला है। सर समझ अभी भी नहीं आया कि ये क्या है? एक सवाल से समझते हैं, इतना हिस्सा कॉपी कर लो, ठीक है, जल्दी से। चलो फिर सवाल देखते हैं इसका। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंशन किया है जिसकी मदद से मैं मजीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अच्छा, पहले अभी फॉर्मूला यकीनन आप लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज 2/9 मल्टीप्लाई बाय GR² मल्टीप्लाई बाय रो बी माइनस रो एफ, अपॉन में आ रहा है ईटा। इसको आप रो और इसे आप सिग्मा बी कहते हो, ठीक है भैया। सवाल क्या कहता है? कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है और किससे बना हुआ होता है? पानी से बना हुआ होता है। रेडियस दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, डेंसिटी ऑफ एयर भी दी हुई है। एयर की डेंसिटी क्यों दी है? रेन ड्रॉप हवा से नीचे आ रहा है,
अब समझना जो पूरी कहानी पड़ी है, जैसे ही रेन ड्रॉप बादल से निकलेगा तो एक विस्कस मीडियम में आ गया, रेन ड्रॉप का वेट एक्ट करेगा नीचे, अब थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी ऊपर, एक्सेलरेटेड मैनर में नीचे आएगा जब तक के ड्रैग फोर्स और अप थ्रस्ट मिलकर वेट को कैंसिल ना कर दे, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता हुआ नीचे आएगा। तो वो कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। अब दो काम करेंगे, एक तो इसका न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, दूसरा ये चीज सीखेंगे कि हम लोग कब ये रो एफ को अपनी मर्जी से जीरो कर सकते हैं। मैंने बताया था जब रो एफ बहुत बहुत छोटा हो, किसके मुकाबले में, रो बी के मुकाबले में। डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, जिसके अंदर आपका स्फीयर मूव करता आ रहा है। रेन ड्रॉप किस में मूव करता आ रहा है, एयर में मूव करता आ रहा है, तो यहां डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कौन सी होगी, डेंसिटी ऑफ द एयर। और रो बी क्या होगा, जिससे मिलके बॉडी बनी है स्फीयर की। रेन ड्रॉप किससे मिलके बना है, पानी से, तो भैया बॉडी किसकी हो गई, पानी की, तो पानी की डेंसिटी रो बी हो जाएगी। अब अगर मैं ये एक्चुअल फॉर्मूला यूज करूं जो हमारा है, अच्छा इसके अंदर एक और लतीफा जो है किसी भी टेक्स्ट बोर्ड की किताब के अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो सिंध बोर्ड की नई किताब आई है उसमें जो उनकी सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7.1, स्निपेट लगाऊंगा चेक करना, उसमें उन्होंने सही फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज किया है। पीछे ड्राइव करते हुए रो एफ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसको रो लिखा हुआ है जो होता है, तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सॉल्व करते हुए सही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता वैसे, अब आप देखो, अब आप ना यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या रो एफ हटा के यूज कर लो। अभी देखते हैं, देखो बच्चे ये आ गया आपके पास बी एफ रो बी माइनस रो एफ अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, ईटा आ गया। वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय जी कितना है मेरा बेटा, 10, सही है। आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितना गिवन है, 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 सेंटीमीटर को बच्चे मैं लिख सकता हूं 3 × 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, डिवाइड बाय 100 का मतलब है 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 × 10 पावर -3। तो भैया 3 × 10 पावर -3 मैंने यहां पे 2 बार लिख दिया। 2 बार क्यों लिखा भाई, क्योंकि स्क्वायर हो रहा था इसके ऊपर। देखो अब अपॉन में आ गया मेरे पास ईटा, ईटा कितना के मैंने 1 × 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ये पास्कल सेकेंड वही यूनिट है भाई, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाला। भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल और आगे सेकेंड लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय रो बी माइनस रो एफ। रो बी क्या है, रो बी से मुराद है डेंसिटी ऑफ द बॉडी। कौन सी बॉडी, जो स्फीयर की बॉडी है। स्फीयर किसका है, रेन ड्रॉप है, तो किससे मिलके बना है, पानी से, तो पानी की डेंसिटी क्या है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। माइनस रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसके अंदर ये स्फेरिकल ड्रॉप नीचे आ रहा है, किसमें आ रहा है, एयर में, तो एयर भी तो फ्लूइड है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या गिवन है, 1 गिवन है। अब आप नोट करो जरा, एक्चुअल फॉर्मूले में और जो आपकी किताब में फॉर्मूला है जहां रो एफ को 0 किया हुआ है, वहां पे अगर आप ये हटा भी दोगे तो 1000 में से अगर मैं 1 निकाल भी दूं तो क्या बचता है, 999 बचता है, 999 बचता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसको ना लिखूं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉइंट समझ में आ गई ये बात की, हाँ या ना। अगर आप रो एफ को 0 अज्यूम कर लो तो बच्चे रो बी कितना है, 1000 है, 1000 से ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप एक्चुअल फॉर्मूला यूज करोगे तो 1000 में से 1 माइनस हो रहा है, तो यहां पे 999 आएगा। तो तकरीबन आंसर दोनों केस में कैसा आएगा, सेम आएगा। तो ये वो वाला केस है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें आप ये सही वाला फॉर्मूला लगाओ या रो एफ को मार्केट से शार्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बहुत बहुत कम है किसके मुकाबले में, डेंसिटी ऑफ द बॉडी के मुकाबले में। पॉइंट समझ में आ गया इस केस के अंदर। अब क्या करना है भाई, मैं यहां से 1 को हटा देता हूं, ठीक है, आप करके देख लेना, आंसर सेम ही आ रहा होगा। तो भाई साहब ये और ये आपस में मर गया, 3 3 जा होता है 9, 9 से 9 मर गया, ये 10 पावर 3, ये 10 पावर -3 चले गए, क्या बचता है 2 10 जा 20 आ रहा है। तो भाई साहब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहां पे एक्चुअल फॉर्मूले से निकालोगे आपका ये आंसर होगा 19.95 या 19.98 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो केस है जिसके अंदर आप अपनी टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आंखें बंद करके, ये वाला। और दूसरी बात ये नोट करना, अगर सवाल में अप थ्रस्ट की बात ना की गई हो, अगर सवाल में कुछ तस्करा ना किया गया हो कि रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है, और सवाल सीधा सीधा इससे हल हो रहा है, तो आप
आप बाय डिफॉल्ट हल कर सकते हो। लेकिन अब देखो होता क्या है, आपके जो माजी में क्वेश्चन आए हुए, अब मैं आपके सामने वो रखता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंशन है, कहता है रेन ड्रॉप विद अ रेडियस 0.2 mm फॉल्स फ्रॉम अ क्लाउड एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, अज्यूम द ड्रॉप इज स्फेरिकल थ्रू आउट इट्स फॉल। नहीं भी कहता तो हमने यही अज्यूम करना था। एंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी मे बी निग्लेक्टेड, टर्मिनल स्पीड अटेन्ड बाय एयर। अब ये वो सवाल है जिसके बारे में मैंने कहा था बच्चों से सुन के, ये सवाल आपका आपकी किताब में लिखे हुए फॉर्मूले से हल तो हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। देखो यहां इन्होंने जो जुमला लिखा हुआ है ना, एंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी मे बी निग्लेक्टेड, एंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी मे बी निग्लेक्टेड। अब कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है। देखो हमने जो इसका सही फॉर्मूला ड्राइव किया है वो क्या है, VT इज 2/9 मल्टीप्लाई बाय GR² रो बी माइनस रो एफ अपॉन में ईटा। अगर आप इसको निग्लेक्ट कर दो तो ये वही फॉर्मूला बनता है जो आपकी किताब में लिखा है। और इसको निग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, आप मान के चल रहे हो कि अब थ्रस्ट तकरीबन क्या है, 0 है। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने अभी, क्या था, V रो G, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर आप डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को तकरीबन 0 कर दोगे, तकरीबन 0 कर दोगे, तो भाई ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर हट जाएगा, किताब वाले फॉर्मूले से हल हो जाएगा। लेकिन आपको लिखा हुआ मतलब समझ में नहीं आएगा, तुक्के में सवाल तो बन जाता, ठीक है। अगला सवाल तो खैर बनेगा ही नहीं, ये तुक्के में सवाल बन जाएगा। अब समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब देखो आगे जरा, सही है। तो ये वही बात हो गई जो मैं बता रहा था कि बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है किसके मुकाबले में, फ्लूइड के मुकाबले में। तो भैया आपके पास किसकी बात कर रहा है, रेन ड्रॉप की बात कर रहा है। तो भैया जो यहां पे बॉडी है वो किसकी है, पानी की है, पानी की है। और पानी की डेंसिटी हमें पता है कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी हुई भी है यहां पे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देख रहे हो कितनी कम डेंसिटी है, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दिया था। सही है भैया। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर आपको दिया हुआ है। सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर का क्यों दिया है, पानी का क्यों नहीं दिया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां से आता है, डेरिवेशन करा चुका हूं, ड्रैग फोर्स से आता है। और ड्रैग फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। रेन ड्रॉप हवा में गिर रहा है तो अपने साथ एयर के मॉलिक्यूल को चिपका के नीचे लेके जा रहा है, तो अगल बगल के एयर मॉलिक्यूल उस पर ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। पॉइंट समझ में आ गया। बस अब सवाल में कुछ नहीं बचा, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। तो जनाब VT विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय G R²। R कितना है, 0.2 mm। 0.2 mm को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और mm का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3। सही है, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। फिर से एक बार इसको यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या आ गई मेरा बेटा, आपके पास आ गई 1000, और आगे -1 में नहीं कर रहा, -1.2 में नहीं कर रहा, क्योंकि इसने कहा द फोर्स ऑफ द बॉयंसी में बी निग्लेक्टेड। तो भैया इसको मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं उठा के फिर, ठीक है। टर्मिनल और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां चला गया, ये रहा 1.8 इंटू 10 की पावर -5। इसको मैं लिख सकता हूं 18 इंटू 10 पावर -6। भैया डेसिमल को जब एक स्टेप सीधे हाथ पे लेके जाऊंगा तो पावर -1 आएगा, पावर -5 पहले से, तो पावर -6 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई साहब, जो सॉल्व हो रहा है। देखो 2 1 और 2 9 तो हो गया पहली फुर्सत में सॉल्व, ठीक है। अच्छा यहां जरा सिंप्लीफाई करो, ये होता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 पावर -8। सही है, ये भाई साहब ये इधर आ गया, और ये हो गया जनाब 10 की पावर 4, ये और ये एक तरफ हो गए, अपॉन में 9 9 क्या होता है 81। 81 को मैं 80 लिख लूं विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए, 9 9 81 को 80 लिख रहा हूं विदाउट कैलकुलेटर। ये हो गया 10 पावर -6 हो गया भाई, काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। ये 1 0 यहां से उड़ा दिया तो यहां 3 बच गए। सही है, 4 1 और 4 2 ये पावर 6 ऊपर जाएगा तो भाई +6 हो जाएगा। 6 में 3 ऐड किया तो 9, 9 से 8 गया तो 9 से 8 गया तो क्या बचा, 1 बच गया। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, तकरीबन 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। देख लो भैया आपके पास 5 के करीब करीब कोई ऑप्शन है, यस 5 के करीब करीब ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पॉइंट समझ में आ गया, तो कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। यहां पे आपका सवाल मुश्किल बनाने के लिए हो सकता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पानी का भी दे दे। जहन में रखना, अगर सवाल मुश्किल बनाना हुआ वो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे देगा, एयर का भी पानी का भी। अब आपको तय करना है कि आपने फॉर्मूले में किसका रखना है भाई, आपने फॉर्मूले में एयर का रखना है। भाई रेन ड्रॉप कौन से फ्लूइड में गिरता हुआ आ रहा है, एयर में, तो भाई एयर के मॉलिक्यूल विस्कस फोर्स लगाएंगे ना।
पानी के क्यों लगाएंगे? पानी में थोड़ी गिर रहा है। जब स्फीयर पानी में गिरेगा तो पानी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए होगा। पॉइंट समझ में आ गया? चलो कॉपी कर लो। अगला सवाल करते हैं आगा खान वाला। चलो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन मेंशन किया है। क्वेश्चन आया हुआ है आगा खान 2011 के अंदर। अब आप सारी कहानी पढ़ चुके हो। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगोगे, जब मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको आइडिया होगा कि डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है और बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट आपको पता होना क्यों जरूरी होता है। वीडियो को पॉज करो, सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है? लाजमी अटेम्प्ट करो। कॉन्सेप्ट सारे पढ़ चुके हैं हम लोग। चलो मैं 3 तक गिन रहा हूं। 1 2 3। शुरू करें। चलो देखो, कहता है वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1। भैया एक कोई स्मॉल बॉल है, किसी मटेरियल की है, किसकी है आपको नहीं पता। कहता है उसका मास m है और उसकी डेंसिटी क्या है? d1। भैया ये d1 किसकी डेंसिटी दी है? ये d1 आपको सॉलिड बॉडी की डेंसिटी दी हुई है, या उस बॉल की डेंसिटी दी हुई है जिसने अभी नीचे विस्कस लिक्विड में फॉल करना है। कहते हैं व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन, जो कोई विस्कस फ्लूइड है, बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है। हमारे जहन में आ गया पूरा, ऊपर से नीचे आया होगा, W माइनस यू की वजह से नीचे एक्सेलरेट होता हुआ आएगा, आहिस्ता आहिस्ता W माइनस यू बैलेंस होती जाएगी FD से, और फाइनली जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा तो W माइनस यू को FD पूरा का पूरा बैलेंस कर चुका होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज D2, कहते हैं ग्लिसरीन की डेंसिटी D2 है। ये ग्लिसरीन जो है ये मेरा फ्लूइड है, ये बात तो समझ आ रही है ना भाई? ये फ्लूइड क्यों है? क्योंकि फ्लूइड के अंदर ही तो बॉल को डालते हैं। तो ये ग्लिसरीन मेरा फ्लूइड है, तो ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। आपसे बोल रहा है बताओ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। अब हमारे जितने चैंपियन रट्टा मार के जाते हैं 6 पाई ईटा RV का, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहां पे, ठीक है? अब क्या करना है? देखो भैया, आपको ये बात पता है कि जब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये जो आपका स्फेरिकल बॉल है, इसके ऊपर जो नीचे वाली फोर्सेज हैं और जो ऊपर वाली फोर्सेज हैं, ये आपस में क्या हो चुकी हैं जनाब? बराबर हो चुकी हैं। अपथ्रस्ट और FT, ये दोनों आपस में क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। इतनी बात समझ आती है, ठीक है? यानी कि मैं कहूंगा W विल बी इक्वल टू FD प्लस का U, ऊपर वाली नीचे वाली फोर्सेज बराबर। मुझे क्या मालूम करना है? FD मालूम करना है, तो FD विल बी इक्वल टू W माइनस का U। सही है? वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? mg माइनस का U। अब U मेरा बच्चा अभी हमने पढ़ा ताजा, U क्या है हमारे पास? V रो G के बराबर है। U क्या है हमारे पास? V रो G के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये रो क्या है, तो आप बोलो सर ये रो है F, रो इंटू F डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अभी डेरिवेशन की ना, जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है वो तो ये मास ओपन करने पे आती है। मास ओपन करके कैसे आती थी? डेंसिटी का फॉर्मूला था मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम को दूसरी तरफ बेच के रो से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये वाला मास होता था रो बी मल्टीप्लाई बाय वी बी। रो बी था डेंसिटी ऑफ बॉडी और वी बी क्या था? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। इसको मैं नहीं खोल रहा अभी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है हर जगह पे mg एज इट इज आ रहा है, ठीक? तो ये क्या आ गया? इसको मैं लिख सकता हूं V मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी दी हुई है? D2 मल्टीप्लाई बाय G। समझ आ गई बात की? अब ये V क्या है जरा समझना। ये अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में V क्या होता है? V या तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस है, और कितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा? जितना सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम होगा। अरे भैया, अगर मैं पानी में उतरूंगा तो कितना पानी मुझे जगह देने के लिए आगे पीछे हटेगा? जितना मेरा वॉल्यूम होगा। तो जब ये स्मॉल बॉल इस ग्लिसरीन के अंदर आएगी तो जो ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे होंगे, डिस्प्लेस होंगे, कितने होंगे? जितना इस बॉल का वॉल्यूम है। और इस बॉल का वॉल्यूम मुझे चाहिए। बॉल का वॉल्यूम कैसे आएगा? डेंसिटी ऑफ द बॉडी बराबर है मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चाहिए यहां रखने के लिए। सर ये तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस है ना। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा? आप इस लेक्चर के स्टार्ट में लिखवाया है, जितना आपके मॉलिक्यूल्स आगे पीछे होंगे, कितना आगे पीछे होंगे? जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा। तो यही वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, यही वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा। इसको वहां ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। तो भाई मास ऑफ द बॉडी क्या बन जाएगा? मास ऑफ द बॉडी, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी आपको क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी आपको क्या दिया हुआ है? D1 दिया हुआ है। बस सवाल हो गया पूरा। अब लाके इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, ये आ गया। अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई? यहां से अब थ्रस्ट आ गई, वॉल्यूम आप निकाल चुके। वॉल्यूम क्या आ रहा है? m बटे में आ गया D1 मल्टीप्लाई बाय
डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आपके पास क्या आई थी अभी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो गिवन है, आई थोड़ी थी, ये रही d2 मल्टीप्लाई बाय g, लाके यहां वैल्यू को पुट कर देंगे इस जगह पे। ड्रैग फोर्स आ जाएगी मेरा बेटा mg माइनस का, ये चेक करो क्या आ रहा है आपके पास, m अपॉन में क्या आ रहा है d1 मल्टीप्लाई बाय d2 मल्टीप्लाई बाय g, दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर mg कॉमन आ रहा है, देखो ब्रैकेट में क्या बचता है 1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय d1, ऐसा कोई ऑप्शन है 1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय d1। तो आपने कॉन्सेप्ट को फील किया कि कैसे हमारी छोटे 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 बारीक बारीक सी बातें जो लेक्चर में आ रही होती हैं वो हमारे इसमें आ रही होती हैं। पॉइंट समझ में आ गया, चलो कॉपी कर लो। एक लास्ट चीज डिस्कस करते हैं लेक्चर को खत्म करने से पहले। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने एक और सवाल मेंशन किया है, सवाल आया हुआ है आर्मी मेडिकल कॉलेज 2018 में, लेकिन इस सवाल पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जरा। यह सवाल भी उन चंद क्वेश्चन में से है जो आया था और हल भी हो गया काफी सारे बच्चों का, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में नहीं आया। वजह देखो, अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन ड्राइव करी, 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय जी आर स्क्वायर अपॉन में ईटा मल्टीप्लाई बाय बी एफ, यानी कि रो बी माइनस का रो एफ। मैंने कहा कि भैया अगर आपके पास रो एफ बहुत छोटा है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बहुत कम है, किसके मुकाबले में, बॉडी के मुकाबले में, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या सूरत हाल होगी, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गौर से सुनना, अगर आपके पास जो बॉडी है इसकी डेंसिटी कम हो और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा हो, अगर ऐसा केस हो जाए, यानी कि बॉडी की डेंसिटी कम है, बॉडी स्फीयर जो फ्लूइड के अंदर है वो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी खुद की डेंसिटी क्या है, कम है, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसको देखते हुए कि जो रो बी माइनस रो एफ है ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, हाँ या ना। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब आंसर नेगेटिव आएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, इसका मतलब वो बॉल नीचे नहीं आएगी, बॉडी नीचे नहीं आएगी, बॉडी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। आपने अपने घर में डिस्पेंसर के ऊपर वो कैन लगाया होगा पानी का, एक्योफिना का, नेस्ले का या लोकल किसी भी का कैन आता है, वो कैन जैसे ही आप लगाते हो एयर बबल ऊपर जाते हुए देखे आपने, वो एयर बबल्स ऊपर क्यों जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा होता है वो ज्यादा होता है उनके वेट के मुकाबले में। तो एयर बबल कहां जाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि अपथ्रस्ट ज्यादा है। अपथ्रस्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें वो मौजूद है वो ज्यादा है और वो एयर से बने हुए एयर की डेंसिटी क्या है, कम है। मिसाल से समझते हैं बात को, और से देखो, कहता है विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ डायामीटर 0.8 mm। अच्छा, डायामीटर दिया हुआ है, हमें याद है हमारे फॉर्मूले के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो रेडियस कैसे आएगा भाई साहब, ये ध्यान में रख लेना, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, माजी में पूछा जा चुका है। कैसे आएगा भाई, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो डायमीटर क्या है आपके पास 0.8 mm डिवाइड बाय 2, तो क्या बन गया 0.4 mm। इसको हम आसान भाषा में लिखेंगे 4 इंटू 10 पावर माइनस 1 10 पावर माइनस 3। भाई इस मिली की वजह से आ गया 10 पावर माइनस 3 और 0.4 को लिख दिया 4 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो बन जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर। समझ आ गया। राइज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस। अब आप नोट करो भैया, अगर ये एक एयर बबल किसी फ्लूइड के अंदर है, उसकी अपनी डेंसिटी देखो कितनी है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो भैया होगा क्या, ये एयर बबल है, वेट इस पे कहां लगेगा, डाउनवर्ड, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अपथ्रस्ट कहां लगेगा, अपवर्ड, और अपथ्रस्ट क्या है, v रो g, और रो क्या होता है, फ्लूइड का। अब तो इसकी देखो ना डेंसिटी कितनी ज्यादा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है 900, इसका वेट तो इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। वजह, वेट क्यों कुछ नहीं होगा भाई, वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। m कैसे निकालते थे आप, रो बराबर था m डिवाइडेड बाय v, तो m, ये m कैसे आता था, अभी डेरिवेशन में भी किया था, रो इंटू v से आता था। यहां रो किसका आएगा, बॉडी का, क्योंकि बॉडी का मास निकाल रहे हैं, बॉडी का वेट निकाल रहे हैं, बॉडी का मास बॉडी का वेट, तो रो भी बॉडी का, वॉल्यूम भी बॉडी का, तो रो जब बॉडी का लेंगे, एयर बबल है, एयर की डेंसिटी क्या है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहां लिखा हुआ भी है, इग्नोर द डेंसिटी ऑफ एयर, वेट इसका ना होने के बराबर है। पॉइंट समझ में आ गया, बहुत नेग्लिजिबल है। तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही होगी वेट के अलावा, फिर ड्रैग फोर्स लग रही होगी। जब एयर बबल ऊपर आएगा तो ड्रैग फोर्स कहां लगेगी, नीचे, ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि उनका काम मोशन को रिटार्ड करना है। अभी जब बबल ऊपर आ रहा है तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे लगेगी। सही है भाई। अब क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है आपने बस, ठीक है,
कुछ नहीं करना, सवाल हमारा हल हो चुका। VT विल बी इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। R कितना है? 4 इंटू 10 पावर -4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या आ रहा है भाई? रो बी माइनस रो एफ। रो बी क्या है? बॉडी की डेंसिटी। एयर बबल है, एयर बबल है, तो बॉडी किसकी है? एयर की। तो एयर की डेंसिटी 1 होती है, इसने कहा निगलेक्ट कर दो, हमने निगलेक्ट कर दी, 0 आ गया माइनस का। रो एफ क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड कितना है यहाँ पे? 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो माइनस में आ रही है आपके पास यहाँ पे वैल्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जो बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, यहां सिर्फ एक ही रो होता है, वहीं 900 रख देते हैं। अब वो तुक्के में आंसर आता है आपके पास, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। जिस दिन एग्जामिनर यहां पे 2 ऑप्शन दे देगा ना प्लस माइनस करके, अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 0.002 मीटर पर सेकेंड। माइनस में माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एयर बबल इज गोइंग अपवर्ड। जिस दिन एग्जामिनर प्लस और माइनस दोनों दे देगा, तो जो यहां पे रो के अंदर 900 डायरेक्ट रखेगा, माइनस के उस तरफ नहीं रखेगा, कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क करके रखेगा, तो उसका आंसर आ रहा होगा प्लस 0.002। तो नंबर कट गए, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये हो गया 10 पावर -8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 900। ठीक है भैया, जो मर रहा है मार दो। ये हो गया, देखना जरा समझना, ये 10 है और ये 10 पावर 2 है, तो 10 पावर 3 हो गया। 16 दूनी क्या हो गया जनाब? 32 हो गया। कुछ भूल तो नहीं गए? भूल गए ना सर, अपॉन में ईटा ही नहीं लिखा आपने। सॉल्व कर रहे हैं आप, लेकिन आपने अपॉन में ईटा नहीं लिखा, तो भैया ईटा तो लिख लो पहले। ईटा क्या आ रहा है? 0.15 का मतलब हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -1। गुड हो गया, सॉरी -2। एक और एक डेसिमल 2 आएगा तो 15 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलें आगे। चलो, तो ये बनता है भाई 2/9 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकता हूं, ये माइनस साइन यहां लगा दो पहले जरा, 900 और ये 10, इसको लिख दिया 9 इंटू 10 की पावर 3। भैया 1 0 ये रहा, 2 0 ये रहा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये हो गया 10 पावर -8। ठीक है, अपॉन में आ गया 15 इंटू 10 पावर -2। अब सही है, सही। 9 से 9 मर गया, 16 से 15 को मार दिया भाई, 15 को 16 से कैंसिल करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने डायरेक्ट मार दिया बगैर कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, ये 10 पावर -2 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। 10 पावर 5 में से 10 पावर -8 निकाला तो 2 इंटू 10 पावर -3 बच गया। अभी डेसिमल यहाँ है, 1 2 3, 2 0 आ गए। क्या आंसर आ रहा है? 0.02 और एक माइनस साइन जो यहाँ पीछे लगाया था मैंने, तो आंसर क्या आ रहा है? -0.02। अपनी कॉपी में क्या नोट करोगे कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर नेगेटिव है। ये फैक्टर नेगेटिव कब होगा? जब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, और ऐसा होगा तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, वेट कम होगा, तो बॉडी कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट का फील आया? अब एक और चीज करते हैं, देन हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिससे आपकी बॉडी नीचे की तरफ आती है। अब देखो, मान लो आपका एक स्काई डाइवर है। स्काई डाइवर कौन है? जो छलांग लगाता है। कहां से? जहाज से छलांग लगाता है। अब आपका जो स्काई डाइवर है, आप देखना कभी वो ऐसे हाथ फैला के छलांग लगाता है। हाथ फैलाने से क्या होता है? उसका रेडियस बढ़ रहा है। उसके रेडियस बढ़ने से क्या होता है भैया? उसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। अब थ्रस्ट कहां लग रहा है? ऊपर। अब थ्रस्ट ना होने के बराबर लगता है एयर में। क्यों? अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? V ρ G। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आएगी, स्काई डाइवर क्या है? हवा में है, तो हवा की डेंसिटी क्या है? 1 ना होने के बराबर है। सही है, लेकिन चलो मान लिया। और FD भी लग रही है ऊपर। अब वो चाह रहा है वेट को बैलेंस करे ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आए। वेट को बैलेंस करने के लिए उसने अपने हाथ क्या करे? फैला दिए। हाथ को फैलाने से क्या हुआ? ड्रैग फोर्स बढ़ गई। पढ़ा था ये बात अभी, ड्रैग फोर्स बढ़ गई, तो ड्रैग फोर्स बढ़ने से ये जल्दी बैलेंस हो जाएगा। तो होता क्या है, जब आपका स्काई ड्राइवर ऊपर से नीचे कूदता है, अभी पैराशूट ओपन नहीं करा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाती है। ये है उसकी वेलोसिटी, ये है उसका VT कर्व, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप नोट करो, स्टार्ट में जो वेलोसिटी थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखो टाइम 0 में वेलोसिटी, ये कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी बढ़ करके मेरा बेटा इतनी ज्यादा हो गई। फिर उसके कुछ टाइम के बाद आपके पास, नोट करो, पहले इतना ज्यादा चेंज आया, अब थोड़ा कम चेंज आया। फिर देखो उसके और थोड़ी देर के बाद जो वेलोसिटी थी उसमें ये चेंज आया, और थोड़ी देर के बाद जो वेलोसिटी थी वो यहां पे आ गई। नोट कर रहे हो? और फिर फाइनली आपके पास वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई।
ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि शुरू में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर ड्रैग फोर्स अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कम होता है। वेलोसिटी अब भी बढ़ रही होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है जिस रेट से बढ़ रही है वो क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स कम हो रही है। तो ग्राफ समझ में आ रहा है पूरा। जब वो पैराशूट ओपन करता है, अब जरा समझना क्या होता है, अब पूरी कहानी क्लियर करना। पैराशूट ओपन कर लिया, अब जरा यहां पे हम समझ भी लेते हैं। देखो ये था, मान लो इसका वेट था 20 न्यूटन, सही है, इसका वेट क्या है 20 न्यूटन है, समझिएगा बात को, वेट क्या हो गया 20 न्यूटन हो गया। और मेरा बेटा इसकी जो ड्रैग फोर्स है वो भी कितनी है 20 न्यूटन, ये तकरीबन मैंने माना हुआ है कितना है 0 न्यूटन है, ठीक है, क्योंकि एयर में अपथ्रस्ट ना होने के बराबर है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो वेट और ये बराबर है। अब आपके पास ये जो स्काई, अभी इसने पैराशूट नहीं खोला, स्काई ड्राइवर ऊपर से नीचे आ रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और अभी अगर आके जमीन से टकराएगा बगैर पैराशूट खोले तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, कीमा बन जाएगा, और वो चमचियों से उठाना पड़ेगा, चम्मच से भी नहीं आएगा हाथ में। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या करता है, पैराशूट ओपन करता है। जब ये पैराशूट ओपन करता है तो पैराशूट ओपन करने से क्या होता है, रेडियस चेक करो बढ़ जाता है, जो रेडियस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब रेडियस के बढ़ने से क्या होता है भाई लोग, ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है। ड्रैग फोर्स एकदम से बढ़ के कितनी हो गई, मान लेते हैं ड्रैग फोर्स पहले 20 न्यूटन थी, जिसपे ड्राइवर साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे थे, ये एकदम से बढ़ के कितनी हो गई 50 न्यूटन, 50 न्यूटन हो गई। अब क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। पहले जब तक पैराशूट ओपन नहीं किया था कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत तेज थी, जमीन से टकराता तो मर जाता, कीमत चमचियों से उठाना पड़ता। अब उसने क्या किया, पैराशूट ओपन किया। पैराशूट ओपन करने से क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया। रेडियस बढ़ गया तो ज्यादा ड्रैग फोर्स आ रही है, क्योंकि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब क्या हो रहा है, अब इस भाई साहब की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी कम होने से क्या होगा, ड्रैग फोर्स कम होगी। कब तक कम होगी, जब तक के वापस वेट के बराबर ना आ जाए। पॉइंट समझ में आया। पैराशूट खुलने के बाद वेलोसिटी कम क्यों होती है, कॉन्सेप्ट का फील आया। वेलोसिटी कम इसलिए होती है क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वापस इक्विलिब्रियम में आना है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ड्रैग फोर्स को कम करना है, कम कैसे होगी, आपने रेडियस तो बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया, तो ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे तो डिपेंड करती है। अब वी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे जैसे ही पैराशूट ओपन होता है, ये आपके पास एकदम से क्या होता है, डीसेलरेट होता है इसका मोशन, और फाइनली ये कम होते होते वापस कितने पे आ जाएगा, ये मिसाल दे रहा हूं 20-20 की, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो जो उसका वेट होगा उसके हिसाब से होगा, और फाइनली फिर दोबारा एक बार टर्मिनल वेलोसिटी नीचे आएगा। तो जो आपका पैराट्रूपर होता है वो 2 बार डायनामिक इक्विलिब्रियम में आता है। पहली बार पैराशूट खोले बगैर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। भाई हुआ क्या, यहां पे वेट मैक्सिमम था और ड्रैग फोर्स 0 के बराबर थी। जब ड्रॉप किया आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हुई तो एक्सेलरेशन कम हुई, अनबैलेंस फोर्स कम हुई, फाइनली कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई। ये कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, पैराशूट खोलता है, रेडियस बढ़ता है, ड्रैग फोर्स बढ़ता है, इक्विलिब्रियम आउट होता है, और फिर उसकी वेलोसिटी एकदम कम होती है। कम होने से क्या होता है, ड्रैग फोर्स कम होता है, और दोबारा से वो एक कांस्टेंट स्पीड से आता है। इस कांस्टेंट स्पीड से फाइनली आके वो जमीन से टकराता है। पॉइंट समझ में आ गया। ये ग्राफ बड़ा अच्छा दिया हुआ है फेडरल बोर्ड के अंदर, इस ग्राफ को, ठीक है, मैं स्निपेट भी लगा के दिखा दूंगा। तो मुझे आपने लाजमी बताना है कि क्या आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी, कॉन्सेप्ट का फील आया, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके नोट्स में शामिल कर दिए हैं, वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं।